वेलकम टू मेटलैक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल कंपोनेंट, स्पेसिफिकली ग्लाइकोकैलेक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का कंपोनेंट होता है। सबसे पहले अगर हम गौर करें कि ग्लाइकोकैलेक्स होता क्या है। ग्लाइकोकैलेक्स ग्लाइकाइज का जो मतलब होता है वो है स्वीट, और कैलेक्स का मतलब होता है हस्क, यानी कि इसका टोटल ओवरऑल मतलब जो हुआ शुगर कोट, या इसको पेरीसेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जो कि किसी सेल के अराउंड पाया जाए उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स का एक और नाम है, उसका नाम है पेरीसेलुलर मैट्रिक्स। ये ग्लाइकोकैलेक्स का एक और नाम है। ओके, अब ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये डिफरेंट सेल्स के अराउंड पाया जा सकता है। ये एपिथेलियल सेल्स के अराउंड पाया जा सकता है, ये बैक्टीरियल सेल्स के अराउंड पाया जा सकता है, और बहुत से डिफरेंट सेल है जिसके अराउंड ग्लाइकोकैलेक्स मौजूद होता है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। सो बेसिकली इसके दो कंपोजिशन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मेन कंपोनेंट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ग्लाइकोकैलेक्स। अब ग्लाइकोकैलेक्स जिसको पेरीसेलुलर मैट्रिक्स या शुगर कोट भी कहते हैं, इसके अंदर दो कैटेगरीज फॉल करती हैं, कैप्सूल और स्लाइम। ये दोनों क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है कैप्सूल के अंदर और स्लाइम के अंदर। चूंकि हम माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो हम बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली कैप्सूल और स्लाइम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैप्सूल की बात करें, मेजर कंपोनेंट जो होता है वो पॉलीसेकेराइड। स्लाइम में भी मेजर कंपोनेंट पॉलीसेकेराइड। अदर कंपोनेंट्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। ओके, दूसरी बात, ये जो पॉलीसेकेराइड होता है, अगर आप जाने कि कार्बोहाइड्रेट में तीन मेजर कैटेगरीज आती हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। अब जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें कई शुगर्स मौजूद होती है। अब डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट तरह की शुगर हो सकती है। अब जब शुगर डिफरेंट होगी तो उस बिना पर जो कैप्सूल की जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ओके, जो कि नमूनिया कॉज करता है और मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसकी जो स्पीशीज है उसमें उसके कैप्सूल में कई तरह की वेरिएशन आती है, उसमें शुगर कई दफा चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से कैप्सूल की नेचर चेंज हो जाती है, जिसको हम सीरोटाइप कहते हैं। यानी कि 95 कैप्सूलर सीरोटाइप्स पाई जाती है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की, क्योंकि 95 चेंजेस आ सकती हैं कैप्सूल के अंदर। इस वजह से इसको कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की 95 सीरोटाइप्स हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ शुगर के मॉलिक्यूल चेंज होते रहते हैं हर कैप्सूल में, तो इस वजह से 95 तरह के कैप्सूल बनते हैं, जिसको हम सीरोटाइप का नाम दे देते हैं। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब कैप्सूल के अंदर ये जो है ये टाइटली बाउंड होता है। ये कैप्सूल जो बाहर होगा वो टाइटली बाउंड होगा, जबकि इसके बरक्स जो स्लाइम होता है वो लूजली बाउंड होता है बैक्टीरिया के साथ। ओके, और ये इररेगुलर इन शेप होता है। अब चूंकि ये टाइटली बाउंड होता है तो इस वजह से इसको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्लाइम की बात करें तो ये लूजली बाउंड होता है, तो इसको वॉश ऑफ इजीली किया जा सकता है। अच्छा, कैप्सूल की बात करें, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहला, विरुलेंस फैक्टर कैप्सूल की वजह से होता है। अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो वो पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग करेगा, और अगर कैप्सूल नहीं है तो वो यूजुअली नॉन पैथोजेनिक होता है। अच्छा, इसके बाद कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फैगोसाइट्स, क्योंकि फैगोसाइट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, वो बैक्टीरिया को एनगल्फ खा जाते हैं। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा वो फैगोसाइट्स उनको आसानी से नहीं खा सकते, जिसका मतलब यह है ये जो कैप्सूल है वो एंटी फैगोसिटिक एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि बैक्टीरिया को बचा लेता है कि कोई इसको खाए ना।
ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कैप्सूल का। दूसरी बात ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि कैप्सूल के ऊपर एंटीबॉडी जाकर अटैच हो सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। अब हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है क्विलन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, अब दो केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहले केस में अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं डाली, ओके। दूसरे केस में हम इसमें एंटी सीरा डालेंगे, एंटी सीरा, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं। अब होता यह है, जब एंटीबॉडीज कैप्सूल के साथ जाकर अटैच करती हैं तो कैप्सूल जो है वो स्वेल हो जाता है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पहले केस में हमने एंटीबॉडी नहीं डाली थी तो कोई स्वेलिंग हमें नहीं मिली, लेकिन जब हमने दूसरे केस में जब एंटीबॉडी डाली तो आप वाज़िह तौर पे देख सकते हैं जो कैप्सूल होगी बैक्टीरिया की वो स्वेल हो जाएगी और प्रोमिनेंटली हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आसानी से उसको देख सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं क्विलन रिएक्शन। ओके, सिंपल एंटीबॉडीज ने जाकर कैप्सूल के ऊपर जाकर अटैच होना है और कैप्सूल ने स्वेल हो जाना है, और स्वेल जब होगी तो वो प्रोमिनेंटली माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, क्विलन रिएक्शन। यानी कि कैप्सूल की मदद से हम बैक्टीरिया को स्पेसिफिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन की बात करें। अब वैक्सीन जो है, 3 कैप्सूल जो है वो एक्ट एज ए एंटीजन काम करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है कैप्सूल के अगेंस्ट। सो इस तरह हम वैक्सीन को भी यूज कर सकते हैं। अब 3 ऐसे कैप्सूलर बैक्टीरिया हैं जिसके ऊपर कैप्सूल मौजूद होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन 3 के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन मौजूद है, कैप्सूलर वैक्सीन जो कैप्सूल के अगेंस्ट जो इस्तेमाल की जाती है। ये क्या हो गया, वैक्सीन बनाने में भी बड़ा हेल्पफुल है क्योंकि ये कैप्सूल जो है वो एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाती है। इसके बाद एडहेरेंस। अब ये जो है हमारे बॉडी में टिश्यूज के साथ अटैच होने में भी मदद करता है कैप्सूल। अब ये बात याद रखना, जब भी बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल गई या बैक्टीरिया किसी टिश्यूज के साथ अटैच हो गया तो इसका मतलब वहां इंफेक्शन को कॉज करेगा। अब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल है वो आसानी से बॉडी के साथ अटैच हो सकते हैं और वहां जाके इंफेक्शन कॉज करते हैं। और ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अच्छा, अगर हम बात करें स्लाइम की। अब स्लाइम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट एडहेरेंस। जिस तरह इसका था कि ये टिश्यू के साथ, ये भी है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सुडोमोनास एरियोजाइनोसा, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन कॉज करता है, यानी कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर अटैच होगा। स्पेसिफिकली उन पेशेंट में जाकर इंफेक्शन कॉज करता है जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ हो। इसी तरह स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस और विरिडांस स्पीशीज, ये जो है एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं क्योंकि ये आसानी से हार्ट में जाकर अटैच हो सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जो है वो डेंटल कैरीज करता है, यानी कि ये इनेमल्स के साथ अटैच हो सकते हैं उसके बाद डेंटल कैरीज कॉज कर देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। ओके, यानी कि डिफरेंट ऐसी जगह हमारी बॉडी में जहां पर ये अटैच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन पे जाकर अटैच हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में जाकर, आर्टिफिशियल जॉइंट में, हार्ट वेल्व में एंड कैथीटर्स में, यूरिनरी कैथीटर्स जो कि हम बैग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूरिन बैग लगाने के लिए। तो यानी कि डिफरेंट जगह से ये अटैच हो सकता है और इन्फेक्शन बॉडी में कॉज कर सकते हैं। किसकी मदद से, स्लाइम की मदद से। अच्छा, अब बायोफिल्म क्या होती है, बायोफिल्म यानी कि कोई ये लिविंग चीज से मुताल्लिक है। अब बैक्टीरिया जो है सबसे पहले किसी सरफेस के ऊपर जाकर अटैच होते हैं। ओके, जब ये अटैच होते हैं तो ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूस करते हैं अपने अराउंड। अब जब ये प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर पॉलीसेकेराइड, तो अब बाहर से जितनी भी कोई इम्यून सिस्टम हो, एंटीबॉडीज इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर सकती, कोई इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं कर सकती। बायोटिक्स यानी कि आप ये प्रोटेक्ट हो गए। अब ये बॉडी में जिस जगह बैठे होंगे ना इसके ऊपर कोई एंटी इम्यून सिस्टम एक्ट कर सकता है, ना कोई एंटीबायोटिक्स, यानी कि अपने आप को सेव करके बैठ सकते हैं और इसमें ये रेप्लिकेट करते हैं।
अब जरूरी नहीं बॉडी में हो, ये बाहर नॉन लिविंग थिंग्स पे भी बायोफिल्म बन सकती है बैक्टीरिया की। तो इस तरह बैक्टीरिया को अपने आप को सेव कर लेते हैं फ्रॉम इम्यून सिस्टम एंड एंटीबायोटिक। और स्पेशली जैसे कि दांतों में एक प्लेग बनता है जिसकी वजह से आखिर में जाकर डेंटल कैरीज होने की चांसेस हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोफिल्म, इसको कहते हैं बायोफिल्म। तो ये था आज का ग्लाइकोकैलिक्स के मुतालिक में। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।